मित्रों, मृग तृष्णा कथा का यानी स्टोरी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। मेरे सुख की कांति और आभा कौन अपने साथ ले गया? इस काया में वो पहले जैसी उमंगे क्यों नहीं उठ रही? पहले वाली स्फूर्ति कहाँ गई? शरीर इतना बोझिल सा क्यों जान पड़ता है? हे प्रभु, मेरे विचलित हृदय और मस्तिष्क को शांति प्रदान करें, इस प्रेम रूपी बंधन से मुक्त करें। शाकंभरी ने प्रार्थना की। एक रोज जयंतीपुर के राजा अग्रसेन ने अरण्य वन में प्रवेश किया। वे अरण्य ऋषि के समक्ष पहुंचे और अपना विचार प्रकट करना चाहे। अरण्य ऋषि बोले, कहिए राजन, कैसे पधारे? अग्रसेन बोले, गुरुजी, समयाविधि पूर्ण हो चुकी है, इस कारण आना पड़ा। गुरुजी बोले, हाँ, अब समय आ गया है। तभी गुरु मां अग्रसेन के समीप आकर बोली, राजन, इतनी शीघ्र? अग्रसेन बोले, हाँ माता, अब समय आ गया है। उसकी मां बाल्यकाल में ही उसे छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि दूसरा विवाह करना मेरे लिए उचित नहीं है। एक बालिका को बहुत अच्छे संस्कार और बहुत कलाओं में निपुण होना चाहिए, तो आपके आश्रम से अधिक उपयुक्त और कोई भी स्थान मुझे नहीं सूझा। आप लोगों के सानिध्य में उसका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है। मैं तो हमेशा अपने राजपाट में व्यस्त रहा। मैं इतने अच्छे ढंग से ना उसे नैतिक शिक्षा दे पाता और ना ही उसे व्यवहार कुशल बना पाता। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अब वो 16 वर्ष की हो चुकी है। अब राज्य को राजकुमारी की आवश्यकता है। माता, कृपया उसे पुकारें। मैंने भी अपनी पुत्री को इतने वर्षों से नहीं देखा। मैं भी उसे देखने के लिए लालायित हूं। गुरु माता बोली, उसे लेकर मैं क्षण भर में उपस्थित होती हूं। गुरु माता कुछ क्षण पश्चात राजन की पुत्री को लेकर उपस्थित हुई और बोली, इन्हें प्रणाम करो शाकंभरी, ये तुम्हारे पिता महाराज हैं। शाकंभरी आश्चर्यचकित होकर बोली, पिता महाराज? परंतु इससे पहले कभी भी आपने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की, और आज अचानक कैसे मेरे पिता प्रकट हो गए? गुरु माता बोली, शाकंभरी, राजन चाहते थे कि तुम यहां राजकुमारी बनकर नहीं, साधारण बालिका बनकर रहो। वो चाहते थे कि तुम्हारे भीतर साधारण बालिकाओं जैसी सरलता और सौम्यता दिखे। राजकुमारी रूप में तुम यहां रहती तो थोड़ा घमंड आना स्वाभाविक था। पुत्री, मुझे गर्व है कि हमारे दिए हुए ज्ञान से तुम यहां से संस्कारी और चरित्रवान बनकर जा रही हो। हमेशा प्रसन्न रहो मेरी पुत्री। और महाराज अग्रसेन अपनी पुत्री शाकंभरी को लेकर अपने राज्य जयंतीपुर लौट आए। शाकंभरी राजमहल में अत्यधिक प्रसन्न नहीं थी। उसकी स्मृतियों में सदैव अरण्य वन ही रहता। वह वहां मृगों की तरह कभी भी दौड़ती और मयूर की तरह किसी भी स्थान पर विचरण कर सकती थी। परंतु यहाँ राजमहल में मन की शांति नहीं थी। तरह तरह के रेशमी वस्त्र और आभूषण थे, परंतु वो तो वहां पुष्पों के आभूषणों से भी प्रसन्न रहती थी। यहां उसे अरण्य वन जैसी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। महाराज अग्रसेन भी अपने पुत्री के मन की बात समझ रहे थे। वे भी तरह तरह के प्रयत्न कर रहे थे कि उनके पुत्री प्रसन्न चित्त होकर रहे। राजा अग्रसेन को एक रोज गुप्तचरों से पता चला कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। वहां के राजा बल और धन से बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनकी सेना भी हमसे चौगुनी है। राजा इस विषय पर सोच विचार में लगे हुए थे। उन्होंने अपने दरबार के सदस्यों के साथ इस विषय पर वार्तालाप करने का विचार किया कि कोई समाधान निकाला जाए। जब तक विचार किया गया, तब तक पड़ोसी राज्य के राजा ने रात्रि पहर आक्रमण कर दिया। महाराज अग्रसेन उनके समक्ष लड़ते रहे। पड़ोसी राज्य के राजा ने आश्वासन दिया कि हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कृपया आप समर्पण कर दीजिए। परंतु राजा अग्रसेन ने स्वीकार नहीं किया। तभी यकायक पड़ोसी राज्य के सेनापति ने राजा को छल पूर्वक पीछे से उनकी गर्दन पर वार किया और राजा उसी समय धराशाही हो गए। इस पर पड़ोसी देश के राजा अपने सेनापति पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सेनापति को उसी समय सेनापति के पद से निष्कासित कर दिया। राजा के ऐसे व्यवहार से सेनापति बहुत ही क्रोधित हुआ
उस समय तो चला गया, परंतु उसके मन में प्रतिशोध की भावना आ गई। राजा को सेनापति के ऐसे बर्ताव से बहुत कष्ट हुआ। उन्हें युद्ध में जीत तो चाहिए थी, परंतु इस प्रकार नहीं। अब उन्होंने पता किया कि राजा अग्रसेन के परिवार में कितने सदस्य शेष हैं। पता चला कि राजकुमारी मात्र हैं। अब राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं राजकुमारी के समक्ष जाकर सारी घटना कह सुनाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि उन्हें यह राजमहल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वे जब तक चाहें इस महल में रह सकती हैं। मैं स्वयं उनका विवाह कराने का उत्तरदायित्व लेता हूं। उधर राजकुमारी को इस घटना के बारे में सब अवगत हो गया था। शाकंभरी बहुत ही क्रोधित अवस्था में थी। राजा ने शाकंभरी से मिलने की अनुमति मांगी और वे राजकुमारी के समक्ष जाकर बोले, राजकुमारी जी, मैं सिंघल राज्य का राजा अपार शक्ति हूं। मैं आपके पिताश्री से युद्ध करने तो आया था, परंतु इससे पहले मैंने उनसे मित्रता का भी प्रस्ताव रखा था, किंतु वे नहीं माने और उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। परंतु क्षमा करें राजकुमारी, मेरे सेनापति ने युद्ध मैदान में आपके पिता की छल से हत्या कर दी। इसके लिए मुझे खेद है। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, इसका क्या प्रमाण है कि मेरे पिताश्री की हत्या आपने नहीं की? कितनी सत्यता है इस बात में? कैसे मानूं कि आपने जो कहा वह ही सत्य है? और यह मेरे पिताश्री का महल है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। परंतु राजकुमारी जी, आपकी सुरक्षा का प्रश्न है। आपका क्रोध एकदम उचित है, लेकिन अब यह राज्य मेरा है। मैं जब तक आपको किसी सुरक्षित हाथों में ना सौंप दूं, आपका विवाह ना करा दूं, इस राज्य का उत्तराधिकारी ना दे दूं, मैं तब तक नहीं लौट सकता। आपको जो कहना है कह लीजिए, परंतु अपना यह उत्तरदायित्व मैं निभाकर रहूंगा और तब तक इसी राज्य में रहूंगा। जिस दिन आपका विवाह करा दूंगा, उसी समय आपका राज्य और राजमहल छोड़कर चला जाऊंगा। अब अपार शक्ति उसी महल में वास करने लगा। वो प्रतिदिन राजकुमारी के विषय में जानकारी लेता रहता। वह राजकुमारी को संदेश भेजता रहता कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं, परंतु शाकंभरी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसके हृदय में अपार शक्ति के लिए घृणा और क्रोध समाया हुआ था। एक और वल्लभगढ़ के राजा अमर्त्य सेन अपनी पुत्री राजलक्ष्मी के साथ शाकंभरी के महल में पधारे और बहुत ही क्रोधित होकर बोले, ये क्या राजन, आपका विवाह तो मेरे पुत्री राजलक्ष्मी के संग होना तय हुआ था और आप यहाँ वास कर रहे हैं। यह सूचना मिलते ही मैंने शीघ्र ही राजलक्ष्मी को अरण्य वन से बुलावा भेजा और आपके समीप आ पहुंचा। आखिर आपका निर्णय क्या है? तब अपार शक्ति ने अमर्त्य सेन को सारी घटना कह सुनाई। तभी राजलक्ष्मी को पता चला कि शाकंभरी इसी राज्य की राजकुमारी है। तब राजलक्ष्मी ने अपार शक्ति से निवेदन किया कि वह उन्हें शाकंभरी से भेंट करने की अनुमति दें। अपार शक्ति बोले, हाँ, क्यों नहीं, वे आपकी सखी हैं। आपको उनसे मिलने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। राजा अमर्त्य सेन और राजलक्ष्मी शाकंभरी से उसके कक्ष में भेंट करने पहुंचे। एकाएक राजलक्ष्मी को अपने महल में देखकर शाकंभरी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वह फूली न समाई और राजलक्ष्मी को शीघ्रता से अपने बाहपाश में ले लिया। अमर्त्य सेन ने शाकंभरी से कहा, पुत्री शाकंभरी, जिस प्रकार राजलक्ष्मी मेरी पुत्री है, उसी प्रकार तुम भी मेरी पुत्री हो। कोई भी कष्ट या अभिलाषा हो तो मुझे निसंकोच कहना। अत्यधिक कष्टकारी समय है तुम्हारे लिए। हमें अत्यधिक खेद है आपके पिता महाराज की असमय मृत्यु का। कदाचित नियति को यही स्वीकार था। राजा अमर्त्य सेन के स्नेह वाक्य सुनकर शाकंभरी का हृदय द्रवित हो आया और उनके नैनों से 2 बूंद आंसू की ढुलक पड़े। उसने शीघ्र ही अमर्त्य सेन जी के चरण स्पर्श किए और अमर्त्य सेन ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ शाकंभरी के सिर पर रख दिया। तब राजलक्ष्मी बोली, पिताश्री, हम कुछ दिनों के लिए यहीं ठहर जाते हैं शाकंभरी के महल में। कुछ दिनों उपरांत मैं फिर से अरण्य वन लौट जाऊंगी और आप अपने राज्य लौट जाइएगा। अमर्त्य सेन ने राजलक्ष्मी के कथन पर अपनी सहमति जता दी और दोनों कुछ समय के लिए शाकंभरी के राज्य जयंतीपुर में ही ठहर गए।
इधर अपार शक्ति कुछ चिंतित सा प्रतीत हो रहा था। बहुत समय से वो अपने सिंघल राज्य की व्यवस्था देखने नहीं जा पाया था। अपार शक्ति को चिंतित देखकर अमृतसेन ने पूछा कि क्या बात है राजा अपार, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ महाराज, राज्य के विषय में सोचकर कुछ चिंतित था। अपार शक्ति बोला, आप अपने राज्य सिंघल की चिंता ना करें, वहां सब व्यवस्थित है। अभी कल ही हमें सूचना मिली थी। महाराज अमृतसेन बोले। अच्छा हुआ महाराज, आपने ये सूचना देकर अच्छा किया, अपार बोला। पर तभी वाटिका में टहल रही शाकंभरी और राजलक्ष्मी पर अपार की दृष्टि पड़ी। शाकंभरी को ऐसे खुश देखकर अपार को कुछ संतुष्टि का अनुभव हुआ। अब प्रतिदिन की सायंकाल अपार शक्ति वाटिका जाने और छुप छुप कर शाकंभरी को निहारा करते। उनका मस्तिष्क कहता कि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि शाकंभरी तो उससे घृणा करती है, मुझे अपने पिता का हत्यारा समझती है। वह भला क्यों मुझे स्वीकार करने लगी। परंतु हृदय कहता यही तो है वह जिसकी मुझे ना जाने कब से प्रतीक्षा है। किंतु मेरा व्याकुल हृदय एवं अशांत मस्तिष्क एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं। कितना कठिन है निर्णय करना कि कौन सत्य कह रहा है, हृदय या मस्तिष्क। महाराज अमृतसेन कुछ समय जयंतीपुर में रहकर पुनः अपने राज्य का कार्यभार संभालने लौट गए, किंतु राजलक्ष्मी ना लौटी। वह बोली, अभी कुछ समय और मैं शाकंभरी के साथ बिताना चाहती हूं। इधर शाकंभरी को भी आभास हो गया कि अपार शक्ति उसे और राजलक्ष्मी को छुप छुप कर देखता है, और मुझे कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। कदाचित राजलक्ष्मी से उसका विवाह होने वाला है। राजलक्ष्मी को उसे देखने का पूर्ण अधिकार है, परंतु कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि मेरी ओर भी होती है। राजलक्ष्मी तो केवल एक निमित्त मात्र है, उनकी अधीर दृष्टि तो केवल मुझको ही खोजा करती है। परंतु मैं कैसे उन्हें स्वीकार कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे पिता की हत्या की हो या ना की हो, परंतु उसका कारण तो अवश्य वो ही हैं। सेनापति तो उन्हीं का था, एवं युद्ध करने का निर्णय भी उन्हीं का था, एवं जीतने का उद्देश्य भी उन्हीं का था। कहीं ना कहीं इस कांड के भागीदार वो ही तो हैं। पाप तो हुआ ही है उनसे। शाकंभरी यह सोच ही रही थी कि राजलक्ष्मी दबे पांव उसके निकट आकर उसकी आंखों को बंद करते हुए उसके साथ बालकों की भांति अटखेलियां करने लगी कि बताओ तो मैं कौन हूं। अरे लक्ष्मी, आप भी ये क्या करती रहती हैं, लड़कपन अभी गया नहीं आपका। शाकंभरी ने राजलक्ष्मी से कहा। हाँ सखी, ये यौवन संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तभी लड़कपन जाएगा, राजलक्ष्मी बोली। कहाँ आपके राजा अपार, उनसे कहिए वो आपसे प्रेम भरी बातें करेंगे, शाकंभरी बोली। नहीं सखी, प्रेम भरी बातें करने के लिए तो कोई रसिक चाहिए, और वे ठहरे एक योद्धा। उन्हें कहाँ आती है प्रेम की बातें, राजलक्ष्मी बोली। सखी, तनिक प्रयत्न करो, उनके निकट श्रृंगार करके जाओ, तनिक अपनी मत भरी दृष्टि के 2-4 बाण चलाओ तो स्वतः ही रसिक बन जाएंगे आपके प्रेम में, शाकंभरी बोली। नहीं शाकंभरी, ऐसा नहीं है। ना ही वो मुझसे प्रेम करते हैं और ना मैं ही उनसे प्रेम करती हूँ। यह संबंध तो 2 राज्यों के मध्य तय हो चुका था हमारे बाल्यकाल में, और जो पिताजी महाराज की आज्ञा थी मैंने स्वीकार कर ली। परंतु तुम बताओ, तुम्हारे हृदय में क्या है, राजलक्ष्मी ने बात बदलते हुए कहा। मुझे तो यह सोचने का कभी समय ही नहीं मिला। एक बार अवश्य कोई मन को भाया था, परंतु कुछ ही समय उपरांत ही उसकी घृणित इच्छा के विषय में मुझे ज्ञात हो गया, तो यह स्वप्न भी टूट गया। अब तो मेरे जीवन में केवल आप हैं और आपके पिताश्री। इसी तरह कुछ समय दोनों सखियों ने साथ में व्यतीत किया। तभी एक रोज महाराज अमृतसेन पुनः जयंतीपुर पधारे और उन्होंने वन प्रस्थान का विचार अपार के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सबका मन बदल जाएगा, आप और मैं कुछ आखेट कर लेंगे। कुछ समय से आप इसी महल में रह रहे हैं, आपको उकताहट होने लगी होगी। अपार शक्ति ने
महाराज अमृतसेन का सुझाव मान लिया और सबने वन की ओर प्रस्थान किया। एक साफ स्वच्छ स्थान जो कि झरने के निकट था, उसे ही इस कार्य हेतु चुना गया। दास दासियों सहित उस स्थान पर सभी सामान उपलब्ध थे। इसी सामान एक रोज शाकंभरी और राजलक्ष्मी वार्तालाप कर रही थी। शाकंभरी ने राजलक्ष्मी से पूछा कि एक बात पूछूं सखी, सत्य सत्य कहोगी? हाँ सखी, निसंकोच पूछो, राजलक्ष्मी बोली। आपकी उस दिन की बातें सुनकर मन में तनिक शंका थी कि आप कदाचित अपार शक्ति से विवाह नहीं करना चाहती और आपके हृदय में कोई और बसा हो तो आप निसंकोच मुझसे कह सकती हैं। मैं आपके पिताश्री से बात करूंगी, शाकंभरी बोली। हाँ सखी, ये सत्य है। मेरे मन में तो विभूतिनाथ बसा है। उसके अपार सौंदर्य और बलिष्ठ शरीर ने मेरा मन मोह लिया है, किंतु मेरा विवाह पहले से तय था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई, राजलक्ष्मी बोली। राजलक्ष्मी की बातें सुनकर शाकंभरी का मन अशांत हो उठा। उसने सोचा, मेरे प्रिय सखी उस दंभी को अपना हृदय दे बैठी है। शाकंभरी राजलक्ष्मी के विचार सुनकर घोर चिंता में डूब गई। राजलक्ष्मी की इस गूढ़ बातों का शाकंभरी के पास कोई उत्तर न था और ये सारी बातें महाराज अमृतसेन भी सुन रहे थे। आते जाते अपार की दृष्टि शाकंभरी पर पड़ ही जाती। वह उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं था। उसकी सरलता और सौम्यता उसे भा गई थी। उसका व्यवहार साधारण था, कोई राजसी झलक नहीं थी उसके व्यवहार में। हर बात का सहजता से उत्तर देना, सदैव दृष्टि नीचे रखकर बात करना, मुख पर सदैव एक लज्जा का भाव रहना, बस ये सब बातें ही अपार को भा गई और ये सब गुण उसे राजलक्ष्मी में दिखाई नहीं देते थे। राजा अमृतसेन ने भी अपार के भावों को भली भांति अनुभव किया। उनकी दृष्टि से अपार का शाकंभरी के प्रति आकर्षण छिप नहीं पाया और उन्होंने अपार से पूछ ही लिया। अमृतसेन ने अपार शक्ति को अपने निकट बुलाया और पूछा, अच्छा पुत्र, यह बताएं कि आप अपने हृदय की बात अधिक मानते हैं या मस्तिष्क की? अपार बोला, यह कैसा प्रश्न हुआ? अमृतसेन बोले, आप उत्तर दें, प्रश्न पर ना जाएं। अपार बोला, हृदय की, क्योंकि हृदय सदैव सत्य ही बोलता है। हम कभी कभी मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं, परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि मस्तिष्क से लिया हुआ निर्णय सदैव हमें सही मार्ग पर ले जाए, परंतु हृदय से लिए हुए निर्णय सदैव उचित ही निकलते हैं। बस मैं यही सुनना चाहता था, अमृतसेन बोले। परंतु आपके इस प्रकार प्रश्न करने का आश्रय क्या है? अपार शक्ति ने पूछा। कुछ नहीं पुत्र, आपके हृदय में क्या है वह ही समझने का प्रयत्न कर रहा था, अमृतसेन बोले। तो आपने क्या अनुभव किया? अपार शक्ति ने अमृतसेन से पूछा। यही कि आपको प्रेम हो गया है, राजलक्ष्मी से नहीं किसी और से, अमृतसेन बोले। तब आप क्रोधित तो नहीं है महाराज? अपार शक्ति ने पूछा। नहीं पुत्र, इसमें क्रोध कैसा? यह तो आपकी रुचि है और मैं आपका विवाह राजलक्ष्मी से कर भी दूं तो क्या आप जीवन पर्यंत प्रसन्न रह पाएंगे? रही राजलक्ष्मी तो वो भी आपसे प्रेम नहीं करती। कल मैंने शाकंभरी और राजलक्ष्मी के मध्य हो रहे वार्तालाप को सुनकर यह बात कही है। मैं आपको और राजलक्ष्मी को इस बंधन से मुक्त करता हूं। अब आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अमृतसेन की बात सुनकर अपार अत्यधिक प्रसन्न होकर बोला, क्या यह सत्य है महाराज? अमृतसेन बोले, हाँ पुत्र। ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी अमृतसेन और अपार के मध्य। शाकंभरी झरने के पास बैठी थी, उसे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। तभी यकायक उसकी दृष्टि वृक्ष पर बैठे हुए तेंदुए पर पड़ी और उसने चीख कर वहां से भागने का प्रयास किया। शाकंभरी की चीख सुनकर अपार झरने की ओर भागा। उसने सारा दृश्य देखा। तेंदुआ वृक्ष से बस शाकंभरी पर छलांग लगाने ही वाला था कि अपार ने शाकंभरी को वेगपूर्वक धकेला। शाकंभरी दूर जा गिरी और तेंदुआ अपार पर आकर गिरा। अपार और तेंदुए के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। तभी अपार ने तेंदुए को दूर उछाला। मित्रों,
कथा का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा को लाइक कीजिएगा और अगला भाग सुनने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।